हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेडिएटिक। तो हमारा जो मॉक टेस्ट चल रहा है, रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर मेडिसिन के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के आज है हमारा मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 10, जिसमें कि हम लोग देखेंगे रेडिएशन फिजिक्स के पार्ट 5 को। रेडिएशन फिजिक्स का पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 का वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बोरोन 512, कार्बन 612, नाइट्रोजन 712 आर कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन है हमारे पास: ए आइसोटोप्स, बी आइसोटोन्स, सी आइसोबार्स, डी आइसोमर्स, ई न्यूक्लॉन्स। तो बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन की इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? जहाँ पे कि बोरोन 512 का मतलब हुआ बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है और मास नंबर जो है वो 12 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? देयर इज नो चेंज इन मास नंबर, ओनली चेंजेज इन एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग बोल सकते हैं, उसमें चेंजेज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? एटम विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसका कि मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एग्जांपल: बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 12 12 12 12 सबका मास नंबर सेम है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है, 5 6 7। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि आइसोबार्स किसे कहते हैं? देयर इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो सेम हो लेकिन प्रोटॉन का जो नंबर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। उसके बाद आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन नंबर बट अ डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, यानी कि एटम जिसके कि जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो सेम होगा। यानी कि प्रोटॉन में कोई चेंजेज नहीं होंगे, प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा और न्यूट्रॉन नंबर वो चेंजेज रहेगा। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसमें कि एग्जांपल क्या हो जाएगा? कार्बन 611, कार्बन 612, कार्बन 613। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर में चेंजेज है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंजेज है। उसके बाद आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स एटम विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जिसमें कि न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा लेकिन प्रोटॉन का नंबर चेंज रहेगा। ठीक है, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। तो लिथियम का क्या है? 39 है। 39 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 3 हुआ, न्यूट्रॉन का नंबर कितना हुआ? 6। 9 माइनस 3 इज 6। ठीक है, इस तरह से बेरिलियम का कितना है? 10 और 4 है। ठीक है, 10 माइनस 4 6। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ओनली चेंजेज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। आइसोमर्स क्या होता है? एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, जिसमें कि एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मास नंबर भी सेम होगा, लेकिन उस वो जो स्टेट ऑफ एनर्जी है वो दो एलिमेंट का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 2, लिथियम 3 नाइन्स, बेरिलियम 4 टेंस, बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12 आर कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्शन है हमारे पास: ए आइसोटोप्स, बी आइसोबार्स, सी आइसोमर्स, डी आइसोटोन्स, ई न्यूक्लॉन्स। अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है, तो उसको देख करके आप बता सकते हैं इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है कि देयर इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है? देयर इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए और न्यूट्रॉन का नंबर वो सेम है। कैसे पता चला? 9 माइनस 3 दैट इज 6। ठीक है, तो 6 क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। उसी तरीके से 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 5 6, 12 माइनस 6 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम बट देयर इज डिफरेंट इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोन्स। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आइसोटोन। Question number 3. Which of the following photons matter interactions causes the annihilation process and therefore can be evidence for the E is equals to mc square formula? फोटोन इंटरेक्ट विथ मैटर में, ठीक है, जो फोटोन इंटरेक्शंस होता है मैटर से, ठीक है, तो किस प्रोसेस में एनिहिलेशन प्रोसेस होता है और वो एविडेंस भी है। ठीक है, देयरफॉर कैन बी एविडेंस फॉर E is equals to mc square formula। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास: ए कोहेरेंट स्कैटरिंग, बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी कॉम्पटन इफेक्ट, डी पेयर प्रोडक्शन, ई फोटोन डिसइंटीग्रेशन। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, पेयर प्रोडक्शंस। ठीक है, पेयर प्रोडक्शंस क्या होता है? ठीक है, जब उसके अपने पूरे जो फोटोन है पूरी एनर्जी को लॉस करके दो निकालता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, जिसके लिए कि फोटोन का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए? 1.02 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, what is the maximum allowable dose limit per area for the normal populations? नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए जो अलाउबल डोज लिमिट है, रेडिएशन डोज लिमिट है, वो कितनी है? ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मल पीपल्स हम लोग बोल सकते हैं जो रेडिएशन जोन में काम नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास: ए 1 मिली सीवर्ट, बी 5 मिली सीवर्ट, सी 1 सीवर्ट, डी 5 सीवर्ट, ई 10 सीवर्ट।
तो नॉर्मल पब्लिक के लिए, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए डोज लिमिट, रेडिएशन डोज लिमिट कितनी है, मैक्सिमम अलाउबल डोज लिमिट? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 मिलीसीवर्ट। ठीक है, 1 मिलीसीवर्ट जो है वो अलाउबल डोज लिमिट है फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन और नॉर्मल पब्लिक। रेडिएशन वर्कर के लिए 20 मिलीसीवर्ट ओवर द 5 ईयर, दैट इज 100 मिलीसीवर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचअप इज नॉट करेक्ट फॉर द डी मैक्स ऑफ वेरियस फोटोन एनर्जी? इन ऑप्शन में से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है फॉर द डी मैक्स ऑफ वेरियस फोटोन एनर्जी? फोटोन एनर्जी के जो डी मैक्स होते हैं, डी मैक्स यानी कि मैक्सिमम डोज कहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, दैट मीन्स अप्रॉक्स 100% डोज कहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, कितने थिकनेस पे या कितने स्ट्राइक करने के कितने बाद, ठीक है, या सरफेस से कितने अंदर। तो ऑप्शन है हमारे पास ए 150 किलोवोल्ट के लिए 3 डी मैक्स फॉर कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी 5 सी 4 10 डी 6 15 ई 18 35 ठीक है, तो इनमें से कौन सा मैचअप करेक्ट नहीं है? अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट 60 की 5 ठीक है, तो यानी कि कोबाल्ट 60 जब सरफेस ऑफ द स्किन से स्ट्राइक करता है या फिर टच करेगा, उसके बाद वहां से वो 5 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर अंदर जाकर के वो 100% डोज डिपोजिट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डी मैक्स। ठीक है, तो डी मैक्स ऑफ वेरियस फोटोन एनर्जी कितनी होगी? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 150 किलो वोल्ट फॉर 3 ठीक है, तो 150 किलो वोल्ट का जो है 3 वो सही आंसर नहीं है, यानी कोबाल्ट 60 का 4 6 और 18 के लिए करेक्ट आंसर है, उसका डी मैक्स इतना होता है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं वेरिएशन एनर्जी यहाँ पे और उसके डी मैक्स को। ठीक है, तो वो 250 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लिए सरफेस में ही आ जाएगा, दैट मीन्स 150 अगर किलो वोल्ट है, ठीक है, या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, ठीक है, तो उसका भी क्या होगा, वो सरफेस पे ही उसका डोज डिपोजिट होगा। ठीक है, 100% डोज उसका सरफेस पे मिलेगा। 1.25 MeV, दैट मीन्स जो कोबाल्ट की जो एवरेज एनर्जी है वो है 1.25 MeV, उसका 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में यानी कि 5 ठीक है, 4 MB के लिए 1 सेंटीमीटर, 6 MB के लिए 1.5 सेंटीमीटर, 18 MB के लिए 3 सेंटीमीटर, 25 MB के लिए 3.5 सेंटीमीटर, ये इसका डीमैक्स है। डीमैक्स जो है वो एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचअप इज नॉट करेक्ट फॉर डीमैक्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन एनर्जी? ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, डीमैक्स ऑफ वेरियस फोटोन एनर्जी, अभी हम लोग देख रहे हैं डीमैक्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैचअप करेक्ट नहीं है? जो सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ए 6 MeV के लिए 1.2 सेंटीमीटर डीमैक्स, ऑप्शन बी 9 MeV के लिए 1.56 सेंटीमीटर, सी 12 MeV के लिए 2.1 सेंटीमीटर, डी 18 MeV के लिए 2.5 सेंटीमीटर, ई 22 MeV के लिए 1.49 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि इनमें से कौन सा एनर्जी और कौन सा डीमैक्स जो है वो करेक्ट या फिर मैच करेक्ट नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इनका सही आंसर क्या होगा इसमें का? ऑप्शन डी 18 MeV फॉर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 18 MeV इलेक्ट्रॉन एनर्जी का डीमैक्स 2.5 सेंटीमीटर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, उसका डीमैक्स है। ठीक है, 6 MeV के लिए 1.2 सेंटीमीटर, 9 MeV के लिए 1.56, 12 MeV के लिए 2.1, 15 के लिए 1.7 सेंटीमीटर और 18 के लिए 1.5 सेंटीमीटर और 22 के लिए 1.49 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग एनर्जी 15 के बाद 12 जो है, ठीक है, 12 के बाद जो हम लोग एनर्जी इंक्रीज किए 15 किए हैं, ठीक है, तभी उसका जो डीमैक्स है वो कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू 12। ठीक है, तो ये जो है जो इलेक्ट्रॉन्स की जो है प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो इसकी जो डीमैक्स है वो 18 की कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टिश्यू एयर रेशियो? ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है टीएआर के लिए, यानी कि टिश्यू एयर रेशियो के लिए? ऑप्शन है हमारे पास ए इट इंक्रीज एज एनर्जी इंक्रीजेज, बी इट डिक्रीज एज द फील्ड साइज इंक्रीजेज, सी इट इंक्लूड्स प्राइमरी रेडिएशन एंड scattered radiation, d it is defined only in dmax, e it is independent of the ssd at high energy। सही आंसर क्या होगा टिश्यू एयर रेशियो के लिए? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इट इंक्रीज एज एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, टीएआर जो है वो इंक्रीज करेगा जब एनर्जी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फोकलाइज ब्लॉक? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बता रहा है एडवांटेज ऑफ फोकलाइज ब्लॉक को? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ए द वेट, बी टाइम स्पेयरिंग, सी डिक्रीजेस इन वर्कलोड, डी बीइंग इन एक्सपेंसिव, ई हैविंग अ वेरी क्लोज फिट। सही आंसर क्या होगा? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फोकलाइज ब्लॉक इन ऑप्शन में से? ऑप्शन ई हैविंग अ वेरी क्लोज फिट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज नो ब्रैक पिक? इन ऑप्शन में से किस पार्टिकल के पास
ब्रैक नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए प्रोटॉन, बी अल्फा पार्टिकल्स, सी हेवी पार्टिकल्स, डी इलेक्ट्रॉन्स, ई पी मेसॉन्स। किसके पास ब्रैक नहीं होगा इन ऑप्शन में से, किस पार्टिकल के पास? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज नो ब्रैक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेरी स्मॉल मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम होता है, इस कारण उसका ब्रैक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लीनियर एटोनुएशन कोफिशिएंट फॉर 6 MeV फोटॉन्स? ठीक है, लीनियर एटोनुएशन कोफिशिएंट 6 MeV फोटोन के लिए क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास ए 0.693 इंटू 2 HBl, बी 0.693 इंटू HBl, सी HBl बाई 0.693, डी 0.693 बाई HBl, ई 1.44 HBl बाई 0.693। HBl डेट मीन्स हाफ वैल्यू लेयर, ठीक है। तो लीनियर एटोनुएशन कोफिशिएंट फोटोन 6 MeV फोटोन के लिए क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी 0.693 बाई HBl, ठीक है। लीनियर एटोनेशन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू होता है म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 बाई HBl, या फिर HBl इज इक्वल टू भी होता है 0.693 बाई म्यू, यानी कि लीनियर म्यू क्या है? लीनियर एटोनुएशन कॉफिशिएंट, ठीक है। तो HBl इक्वल टू 0.693 बाई म्यू, ठीक है। तो म्यू क्या है यहाँ पे? लीनियर एटोनुएशन कॉफिशिएंट है, जिसका की यूनिट क्या होता है? पर सेंटीमीटर, ठीक है। Question number 11. Photon hit the outer orbital of electrons and the photons and electron scattered in different direction at a certain angle. This phenomena is called, ठीक है। जो फोटोन जो होता है, फोटोन दैट मीन्स एक्सरे गैमा रे, जो फोटॉन्स हैं, ठीक है, वो अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पे अगर स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो वहां से क्या हो रहा है? फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डायरेक्शन में सर्टेन एंगल पे स्कैटर हो रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन है हमारे पास ए कोहेरेंट स्कैटरिंग, बी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी कॉम्पटन इफेक्ट, डी पेयर प्रोडक्शन, ई फोटोन डिसइंटीग्रेशन। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन द फोटॉन्स हिट इन द आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, द फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट अ सर्टेन एंगल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12. The decreases in radiation intensity inversely with the square of the distance from the source is called. सोर्स से जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायरली डिक्रीज कर रहा है उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी को, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए द बैक स्कैटर्ड फैक्टर्स, बी पेनुब्रा, सी टिश्यू एयर रेशियो, डी इनवर्स स्क्वायर लॉ, ई स्कैटर्ड एयर रेशियो। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। वेरी फेमस लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि हम लोग इनवर्स इंटेंसिटी जो होती है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1/d²। Question number 13. Which of the following parameter is not used in a monitor unit MU calculation in SSD technique? SSD टेक्निक के समय में जो MU हम लोग निकालते हैं, ठीक है, MU कैलकुलेशन करते हैं, इन ऑप्शन में से किस पैरामीटर का यूज नहीं करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ए परसेंटेज डेप्थ डोज यानी कि PDD DD%, बी SC CSP, डी SSD फैक्टर्स, ई TMR। किसका यूज नहीं होता है SSD टेक्निक में MU कैलकुलेशन के दौरान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई TMR, यानी कि टिश्यू मैक्सिमम रेशियो, ठीक है, इसकी यूज नहीं करते हम लोग SSD टेक्निक में MU कैलकुलेशन के दौरान, ठीक है। तो SSD टेक्निक में MU कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? MU नॉन आइसोसेंट्रिक, ये SSD टेक्निक जो है वो नॉन आइसोसेंट्रिक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें कि MU कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? MU इज इक्वल टू TD इंटू 100 बाई K इंटू PDD इंटू SCRC इंटू SPR इंटू SSD फैक्टर। SSD फैक्टर क्या होता है? SCD बाई SSD प्लस T0, ठीक है। यानी कि SSD फैक्टर्स जो होता है वो SCD बाई SSD प्लस T0 का होल स्क्वायर, ठीक है। SCD जो होता है वो क्या होता है? सोर्स टू कॉलीमेटर डिस्टेंस, इसको हम लोग सोर्स टू डायफ्राग्राम डिस्टेंस यानी कि SDD भी बोलते हैं, ठीक है। TD क्या हुआ? फ्रैक्शनल डोज, ठीक है, जो कितने फ्रैक्शंस में डोज जा रहा है वो, ठीक है, फ्रैक्शंस डोज। और K क्या हो गया? 1 CGY पर MU, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीग्रेड पर MU, ठीक है। 1 MU में हम लोग देखेंगे कि 1 CGY डोज जाए, ठीक है, क्योंकि जो एब्जॉर्ब डोज होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है ग्रे या फिर CGY, ठीक है, सेंटीग्रेड। T0 that means reference depth, और SC that means collimator scattering factor, SP that means photon scattering phantom scattering factors, PDD percentage depth dose, R that means collimator field size, SCD means source to collimator distance, SSD means source to surface या skin distance. Question number 14. Which of the following parameter is not used in monitor unit MU calculation in SAD technique? SAD टेक्निक में जो MU कैलकुलेशंस होता है, मॉनिटर यूनिट कैलकुलेशंस होता है, इन ऑप्शन में से किस पैरामीटर का यूज नहीं होता है? ठीक है, SAD डेट मीन सोर्स टू एक्सिस डिस्टेंस। ऑप्शन है हमारे पास ए
परसेंटेज डेप्थ डोज यानी पीडीडी, बी एससी, सी एसपी, डी एसिडी फैक्टर, ई टीएमआर। किसका यूज नहीं करते हम लोग एसिडी टेक्निक में? एसिडी टेक्निक एक आइसोसेंट्रिक टेक्निक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका यूज नहीं करेंगे? ऑप्शन ए पीडीडी का, ठीक है। तो इसकी जो एमयू कैलकुलेशन होती है उसकी फॉर्मूला क्या होती है? सेम होता है, आईडी डैट मीन्स यहाँ पे फ्रैक्शन डोज है के इंटू टी एम आर, यहाँ पे जो पीडीडी जो है उसकी जगह हम लोग टी एम आर यूज करते हैं, ठीक है, इंटू एस सी आर सी इंटू एस पी आर डी इंटू एस ए डी फैक्टर्स, ठीक है, ये एमयू कैलकुलेशन होता है एसिडी टेक्निक के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following parameter is not used in a treatment time calculation in cobalt 60 teletherapy unit? cobalt 60 teletherapy unit में इन ऑप्शन में से किस पैरामीटर का यूज नहीं होता है ट्रीटमेंट टाइम कैलकुलेशन के दौरान? ऑप्शन है हमारे पास ए पीडीडी, बी एससी, सी एसपी, डी एसएसडी फैक्टर, ई टीएमआर। किसका यूज हम लोग नहीं करते कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी यूनिट के ट्रीटमेंट टाइम कैलकुलेशन के समय में? ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो कोबाल्ट 60 में टाइम कैलकुलेशन होता है, वहाँ पे एमयू कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन जो लीनियर एक्सीलरेटर होते हैं वहाँ पे एमयू कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई टीएमआर। टीएमआर का यूज नहीं होता है कोबाल्ट 60 के ट्रीटमेंट टाइम कैलकुलेशन के दौरान, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टी डी इंटू 100 बाई डी नॉट इंटू परसेंटेज डेथ डोज इंटू एस सी इंटू एस पी आर इंटू एस एस डी फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे डी नॉट क्या है? वो डोज रेट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द बोलस? बोलस के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ए इट इज यूज्ड फॉर टिश्यू कंपनसेटर, बी इट इज पुट ऑन द स्किन एट द राइट एंगल्स टू द बीम एक्सिस, सी इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू इक्विवेलेंट डेंसिटी मटेरियल्स, डी द इफेक्ट ऑफ scattered radiation reaching to the skin decreases with bolus use, e it increases the skin dose since the bolus is in contact with the skin। सही आंसर क्या होगा इसका? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है बोलस के लिए? बोलस जो है वो क्या होता है? एक बीम मॉडिफाइंग डिवाइस होता है जो कि स्किन पे रखा जाता है पेशेंट की स्किन पे टू रिड्यूस डेप्थ डोज, ठीक है, जो डीमैक्स होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब सरफेस पे डोज चाहिए होता है तो उसको हम लोग बोलस का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी द इफेक्ट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन रीचिंग टू स्किन डिक्रीजेज विथ बोलस यूज, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मल्टीलीफ कॉलीमेटर? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है मल्टीलीफ कॉलीमेटर के फंक्शंस के लिए? ठीक, ऑप्शन है 1 बीम शेपिंग, 2 प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल स्ट्रक्चर, 3 इंक्रीजेस द स्किन डोज, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ओनली 1, बी 2 और 3, सी ओनली 3, डी 1 एंड 2, ई 1 2 एंड 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा मल्टीलीफ कॉलीमेटर्स के लिए? मल्टीलीफ कॉलीमेटर्स जो होता है वो बिंग मॉडिफाइंग और शेपिंग डिवाइसेस है, ठीक है, जो कि लीनियर एक्सीलेटर और अभी के जो कोबाल्ट मशीन है, टेली कोबाल्ट मशीन है, उसमें भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन डी 1 एंड 2, यानी कि मल्टीलीफ कॉलीमेटर जो है वो बिंग्स भी शेप करता है और प्रोटेक्ट करता है ऑफ क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कर्मा एंड एब्जॉर्ब डोज? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कर्मा एंड एब्जॉर्ब डोज के लिए? कर्मा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू मैटर्स। ऑप्शन है हमारे पास 1 द मैक्सिमम कर्मा इज ऑन द सरफेस, 2 कर्मा इंक्रीज विद डेप्थ, 3 द एब्जॉर्ब डोज इंक्रीज अंटिल डीमैक्स, 4 द एब्जॉर्ब डोज डिक्रीज आफ्टर डीमैक्स। ऑप्शन है हमारे पास ए 1 2 3 एंड 4, बी 1 3 एंड 4, सी ओनली 2, डी 1 एंड 3, ई 1 एंड 4। सही आंसर क्या होगा? कर्मा और एब्जॉर्ब डोज के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 3 एंड 4, यानी कि द मैक्सिमम कर्मा इज ऑन द सरफेस, द एब्जॉर्ब डोज इंक्रीज अंटिल डीमैक्स, द एब्जॉर्ब डोज डिक्रीज आफ्टर डीमैक्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गैमा रेज? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गैमा रेज का फीचर नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ए गैमा रेज आर फिजिकली आइडेंटिकल टू एक्स रेज, बी गैमा रेज हैव वेल डिफाइंड एनर्जी, सी द मोनो एनर्जेटिक गैमा रेज विथ अ मीन एनर्जी of 1.25 MeV, 1.17 MeV and 1.33 MeV are emitted during the decay of cobalt 60, d gamma rays consist of electromagnetic waves, d E the speed of gamma rays is equal to the speed of sound। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है gamma rays के लिए? ऑप्शन ई द स्पीड ऑफ gamma rays is equals to the speed of sound, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। द स्पीड ऑफ gamma rays क्या होता है? इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अल्फा डिके? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है अल्फा डिके के लिए? ऑप्शन है हमारे पास ए एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ 1 protons and 1 neutrons is emitted if the
instability of the nucleus is due to both the excess amount of electron and neutron. B, most of energy after alpha decay is taken by the beta particle. C, its energy spectrum is not continuous and it densely interacts with the electrons of the matter through which it passes. D, although the helium-2 nucleus has high energy, its range is very long because of its light mass. E, alpha decay is usually observed in nuclei with a mass number of less than 190. ठीक है, तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अल्फा डिके के लिए? अल्फा डिके दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल का डिके, दैट मीन्स हीलियम का डिके। हीलियम क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस ऑप्शन में से? ऑप्शन सी, इट्स एनर्जी स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटिन्यूअस एंड it densely interact with the electrons of matter through which it passes. Thank you so much for watching. और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच।